नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 11th की इस मैथमेटिक्स क्लास में हम आज का टॉपिक लेते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेट्स। समुच्चय है ना, तो उस पर एक आगे का टॉपिक और लेते हैं जो है आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम्स। ठीक है, तो वेन डायग्राम्स हैं क्या, इनका यूजेज क्या है, वो अभी हम इस टॉपिक पर सीखेंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम जो था वो हमारे एक कोई इंग्लिश हमारे तर्कशास्त्री थे, जॉन वेन। इन्होंने हमारा वेन डायग्राम की जो थ्योरी थी या वेन डायग्राम के जो डायग्राम बनते हैं वो जॉन वेन ने हमको दिए हुए हैं। ठीक है, तो जॉन वेन ने इसको कह सकते हैं आप, इसके लिए जो कोई भी सेट्स होते हैं उनके लिए जो डायग्राम बनते हैं वो जो हमारे जॉन वेन ने मैथमेटिक्स को दिए हुए थे। ठीक है, तो जॉन वेन ने क्या दिया, उन्होंने क्या कहा कि कोई भी अगर हमारा यूनिवर्सल सेट है अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय, इसको हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर यू से दिखाते हैं ना, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट होगा को आप एक आयत में दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे? सार्वत्रिक समुच्चय को आयत द्वारा या आयत के अंदर दर्शाते हैं। ठीक है, अर्थात जो आपका यूनिवर्सल सेट होगा उस सारे के सारे सेट के एलिमेंट को हम किसके अंदर दर्शाएंगे? एक आयत के अंदर। ठीक है, और उसके अतिरिक्त जो यूनिवर्सल सेट होगा के उपसमुच्चय को, उप समुच्चयों को वृत्तों के द्वारा निरूपित करेंगे। किसके द्वारा? वृत्त ऑब्लिक वक्र द्वारा निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, तो आपका जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको आप आयत के द्वारा निरूपित करेंगे, और यूनिवर्सल सेट के जो भी उपसमुच्चय होंगे अर्थात ऐसे सेट जो यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे, ठीक है, तो उनको हम किसके द्वारा निरूपित करेंगे? वृत्त या वक्रों के द्वारा निरूपित करेंगे। ठीक है, अब एक आपको एग्जांपल दिखाता हूं। एग्जांपल्स है, यदि आपका यूनिवर्सल सेट इक्वल दिया हुआ है 1 2 3 डैश 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 12 तक दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। क्यों? क्योंकि जो हम सेट बनाएंगे उसके सारे एलिमेंट यू के अंदर होंगे। तो सपोज दैट मैंने एक सेट ए बनाया, ए के अंदर है 2 4 6 8 10 एंड 12, तो ये एलिमेंट मेरे सेट ए के अंदर है। तो अब इसका मैं अगर वेन डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले एक आयत बनाऊंगा। ठीक है, इस आयत को मैं क्या नाम दूंगा? ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो आयत जो होगा वो एक यूनिवर्सल सेट को शो करेगा। और जो ए होगा, चूंकि ए के सारे अवयव यू के अंदर होंगे, क्योंकि यू की डेफिनेशन है, सार्वत्रिक समुच्चय की डेफिनेशन है ना, कि दिए गए सभी समुच्चयों के अवयव जिस सेट में होंगे वो क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो यूनिवर्सल सेट तो हो गया। अब यूनिवर्सल के सेट के अंदर ही मेरा ए सेट है, तो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मैं क्या बना दूंगा? एक सेट बना दूंगा। इस सेट को मैं नाम क्या दे दूंगा? ए दे दिया। अब ए के अंदर के एलिमेंट सबसे देखिए, अब मेरे को एलिमेंट लिखने हैं, यू के एलिमेंट भी लिखने हैं, ए के भी लिखने हैं, बट मैं यू के एलिमेंट पहले नहीं लिखूंगा। पहले किसके एलिमेंट लिखूंगा? ए के, क्योंकि यू के अंदर ही ए है। ठीक है, तो ए के एलिमेंट क्या है? 2 4 6 8 10 12 है। तो जहां पर जो आपको स्पेस दिखता है जहां खाली, वहां लिख दीजिए 2 4 6 8 10 12। तो ये एलिमेंट मेरे किसके अंदर के हो गए हैं? यू के अंदर के हो गए हैं। तो यू के नहीं सॉरी, सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या हो गए? 2 4 6 8 10 12 हो गए। अब बचे यू के एलिमेंट। यू के एलिमेंट क्या क्या है? 1 से लेकर के 12 तक का है। तो 1 2 तो आ चुका है, जो आ चुका है उसको लिखेंगे नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा सेट के अंदर एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। तो 1 2 3 4 आ चुका है, 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो ये हमारा क्या बन गया? एक वेन डायग्राम बन गया। ठीक है, तो आपका जो यूनिवर्सल सेट था उसके सारे के सारे एलिमेंट आ गए, आप देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यू के भी आ गए, और ए के एलिमेंट ए सेट के अंदर आ चुके हैं। आए ना, क्योंकि ए सेट तो यू के अंदर ही है।
तो कोई टफ है? तो ये वेन डायग्राम को दिखाने का क्या है, एक तरीका है। क्लियर हो गई? ठीक, तो आइए, तो इस वेन डायग्राम को थोड़ा सा दिमाग में आपने नोट रखना है, ठीक है, क्योंकि हम वेन डायग्राम से बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे यहाँ पर अब। ठीक, तो अब हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया। इसको हम कहते हैं समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों पर क्या है? संक्रियाएं। इसको हम कहते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स। ओके, अब ये ऑपरेशन होते क्या है? देखो, जैसे आपने क्लास 10 तक का पढ़ा हुआ है, जैसे होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, बहुत सारे पढ़े थे ना। तो वहाँ पर आपने बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़े हैं, जैसे एडिशन पढ़ा है, सब्सट्रैक्शन पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है एंड डिविडेशन पढ़ा है ना। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये आपने एलिमेंट के अंदर पढ़ा है, ठीक है। बट हम यहाँ पर एलिमेंट नहीं बल्कि क्या ले रहे हैं? समुच्चय ले रहे हैं, अर्थात सेट्स को ले रहे हैं। तो सेट्स के अंदर भी इस टाइप की कुछ मैथमेटिकल क्या लगती हैं? ऑपरेशन लगती हैं, ठीक है। अब सेट्स के अंदर कौन कौन सी मैथमेटिकल ऑपरेशन होती हैं उनका हम वन बाय वन क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑपरेशन हमारा है जो इन पर लगता है वो है समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन अर्थात फर्स्ट ऑपरेशन, अर्थात यहाँ पर जोड़, घटाना, गुणा, भाग नहीं है, क्योंकि देखो, क्योंकि सेट है तो सेट अपना बीजगणित अलग रखेगा। जैसे एलिमेंट में बीजगणित क्या होता है? जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, स्क्वायर करना, ये उनकी बीजगणित है ना। तो यहाँ पर की जो मैथमेटिक्स की सेट थ्योरी की जो सेट आपका है, इसकी जो बीजगणित है वो क्या कहती है? समुच्चयों का सम्मिलन। तो पहला इसका ऑपरेशन क्या है? समुच्चयों का सम्मिलन। अब इसका इंग्लिश नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट रखना है। इसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। समुच्चयों के सम्मिलन को क्या कहेंगे? यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट्स होता क्या है? पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। सपोज दैट मेरे को एक सेट दिया हुआ है ए में क्या है? 1 2 3 है। एक सेट मैंने बी ले लिया, बी के अंदर है 2 4, यही ले लेते हैं। अब मैंने क्या किया, दो सेट ए और बी हैं, तो मैं क्या लूंगा? ए व बी का क्या करूंगा? सम्मिलन निकालूंगा, ठीक है। तो ए और बी का जब मैं सम्मिलन करूंगा तो मेरा क्या आएगा? इक्वल हो जाएगा 1 2 3, इधर क्या है? 2 और 4 है। 2 तो मैंने लिख दिया, तो सेट के अंदर एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे ना, तो 2 तो आ चुका है पहले। अब बचा क्या? 4। तो ये मेरा एक नया सेट बन गया। क्या बन गया? ए और बी का सम्मिलन एक नया सेट बन गया। अब वो सेट बना कैसे? इस सेट जो मेरा ए और बी का सम्मिलन करके एक नया सेट बना, उसमें सेट ए के भी एलिमेंट आ गए, देखिए 1 2 3 1 2 3, और सेट बी के भी एलिमेंट आ गए, देखिए 2 और 4 आ चुके हैं। तो जो ए और बी का सम्मिलन होगा वो होगा क्या? एक सेट होगा। कैसा सेट होगा? जिसमें सेट ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक। तो अब मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर ध्यान देंगे। समुच्चय ए और बी का सम्मिलन, ए और बी का सम्मिलन, देखिए ए और बी का जब मैंने सम्मिलन किया तो क्या बना? एक सेट बना ना। तो समुच्चय ए और बी का सम्मिलन एक ऐसा समुच्चय होता है, एक ऐसा समुच्चय होता है, एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें समुच्चय चाहे ए तथा बी के सभी अवयव उपस्थित होते हैं। बी के सभी अवयव उपस्थित होते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा कि ए और बी का जो सम्मिलन होगा एक समुच्चय होगा, ठीक है। कैसा समुच्चय होगा? एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें समुच्चय ए के भी एलिमेंट होंगे
और समुच्चय बी के भी एलिमेंट होंगे। देखिए ए के एलिमेंट 1 2 3 आ गया, 1 2 3 आ गया, और बी के एलिमेंट 2 और 4 भी आ गए। देखिए 2 और 4 बी के एलिमेंट भी आ गए और ए के एलिमेंट 1 2 3 भी आ गए। ठीक है, और जो कॉमन एलिमेंट होता है वो एक ही बार लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि सेट की डेफिनेशन, सेट का जो लिखने का एक प्रोसेस है उसमें एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। एक एलिमेंट को अगर 2 बार भी आ रहा है तो लिखेंगे कितने बार? एक ही बार। तो क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या है, समुच्चयों का क्या है, एक सम्मिलन की क्या है, की एक डेफिनेशन है, अर्थात यूनियन ऑफ सेट्स। तो क्लियर हो गया। ठीक, अब आते हैं कि बारी है कि इसके लिए कोई ना कोई साइन होता है। जैसे हम बराबर कहते हैं तो बराबर के लिए इक्वल लगाते हैं, सबसेट के लिए साइन ये लगाते थे ना। तो ऐसे यूनियन का भी कोई ना कोई क्या होना चाहिए, एक इंडिकेशन होना चाहिए। तो इसको हम दिखाएंगे कैसे, पहले उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सेट ए और बी का सम्मिलन ए यूनियन बी। देखिए कैसे लिखा मैंने, ये जो यू लिखा ना, देखिए जो मैंने यहाँ पर थ्योरी लिखी, समुच्चय ए और बी का सम्मिलन लिखा ना, इतना लंबा थ्योरी नहीं लिखेंगे हम। तो इसको हम ए और बी का जो सम्मिलन मैंने लिखा है, इसका इंडिकेशन क्या है, ए यूनियन बी, इट मीन्स ए सम्मिलन बी। ये जो यू लिखा है ना, यू, ठीक है, ये साइन बना हुआ है ना ऊपर को। तो ये जो साइन है ये किसका है, यूनियन का साइन है। इट मीन्स, यूनियन मीन्स सम्मिलन का साइन है। ठीक है, तो सेट ए और बी का सम्मिलन ए यूनियन बी द्वारा निरूपित होता है। तो कर सकते हैं इसको नोट। तो बड़ा आसान सा डेफिनेशन है। तो सेट ए और बी का सम्मिलन ए यूनियन बी द्वारा निरूपित होता है। बड़ा इजी सा टॉपिक है। ठीक है, तो ये हमने एक डेफिनेशन बनाई। आइए अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी इक्वल, अब ए यूनियन बी इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम पढ़ेंगे क्या, ए और बी का सम्मिलन, ए सम्मिलन बी, अर्थात सेट ए और बी का सम्मिलन क्या बनता है। देखिए ऊपर, ए और बी का सम्मिलन एक समुच्चय होता है, अर्थात समुच्चय है तो उसके अंदर एलिमेंट होंगे ना। तो इस ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट मेरा क्या आ गया, एक्स आया। अब सच दैट ये एक्स एलिमेंट आएगा कहाँ से, ए के अंदर से आएगा। तो एक्स इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, ए होगा। या ये एक्स एलिमेंट कहाँ से आएगा, बी के अंदर से आएगा। तो यहाँ पर ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या कहता है, ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट एक्स आया, क्योंकि ए तथा बी के सभी अवयव होंगे। तो इसका मतलब ए यूनियन बी के अंदर जो अवयव आ चुका है वो अवयव कहाँ से आया होगा, या तो सेट ए से आएगा, या सेट बी से आएगा, या दोनों सेटों से आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख ले एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल है, अगर सपोज दैट सेट ए इक्वल है 1 2 3 4 5 है, और बी सेट इक्वल है 2 4 6 है। तो अब मैं निकालना चाह रहा हूं ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी बनेगा क्या, एक सेट बनेगा। ठीक है, ए यूनियन बी बनेगा क्या, एक सेट बनेगा। कैसा सेट बनेगा, जिसमें सेट ए के भी अवयव आएंगे और बी के भी आएंगे। अब पढ़ूंगा तो मैं सेट ए और बी के अवयव। अब हुआ क्या, तो ए के अवयव क्या होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ए के अवयव आ गए। अब बी के अवयव पढ़िए, 2 4 6, 2 और 4 तो पहले आ चुका है, अब बचा क्या, केवल 6 बचा। ये लीजिए, तो ए और बी के सभी अवयव ए यूनियन बी में आ चुके हैं। तो अब ए यूनियन बी के अंदर 1 आया। अब इसको ऐसे समझते हैं, ए यूनियन बी के अंदर अवयव क्या है, 1 है। अब यह 1 अवयव आया कहाँ से होगा, या तो यह 1 अवयव ए के अंदर होगा या बी के अंदर होगा, है नहीं। तो ये 1 एलिमेंट है कहाँ, सेट ए के अंदर है। ये जो इसके अंदर अवयव 2 आया है, देखो ए यूनियन बी में एलिमेंट 2 आया है, तो ये 2 एलिमेंट कहाँ होगा, या तो सेट ए के अंदर होगा, या सेट बी के अंदर होगा, या दोनों के अंदर होगा। ठीक है, अब दोनों के अंदर है तो पढ़ लिखेंगे तो एक ही बार। अब ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट 3 आया है। अब ये 3 एलिमेंट होगा कहाँ, या तो सेट ए के अंदर होगा, या सेट बी के अंदर होगा, या दोनों के अंदर होगा।
ठीक है। तो इसलिए आपकी जो मेन डेफिनेशन बनती है, ए यूनियन बी के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो या तो सेट ए के अंदर होंगे या बी के अंदर होंगे, ठीक है, या दोनों के अंदर होंगे। तो इसकी डेफिनेशन में जो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बनती है, तो इसमें हमेशा साइन क्या आता है कि जो एक्स एलिमेंट होगा वो या तो ए में होगा या बी में होगा। तो यहाँ पर ये वर्ड यूज में आता है, जो वर्ड क्या है, या है। इसका एक मीनिंग है, ठीक है, या जो लिखा हुआ है, या का मतलब या ए में या बी में या दोनों में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपने डेफिनेशन नोट रखनी है, ठीक है, क्लियर। तो ये आ गया सबका, ठीक। आइए हम इसको वेन आरेख में दिखाते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी को अगर हम वेन आरेख में दर्शाएंगे, तो ए यूनियन बी को हम वेन आरेख में कैसे दर्शाएंगे, ए यूनियन बी का वेन आरेख, का वेन आरेख। अब इसका वेन आरेख हमारा कैसा बनेगा, ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट होगा जिसके अंदर सेट ए और बी होंगे, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल सेट कौन सा है ये जानना मेरे लिए अभी जरूरी नहीं है, ठीक है, कोई भी सेट हो सकता है यूनिवर्सल सेट। तो इसके अंदर एक सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अब दोनों को मैंने कुछ भाग को दोनों का कॉमन लिखा है, पता है क्यों लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि हो सकता है कुछ एलिमेंट ए के ऐसे होंगे जो बी में भी होंगे। तो ये जो बीच वाला भाग है ये एक ऐसा भाग होगा जिसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे इस बीच वाले भाग में जहाँ पर ए के अवयव भी होंगे और बी के भी होंगे, ठीक है। इसलिए कुछ पार्ट हमने कॉमन रख दिया, होंगे तो लिखेंगे, नहीं होंगे तो इस भाग में कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे, ठीक है। तो आइए, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि एक्स एलिमेंट ए के अंदर है, तो इसका मतलब ए यूनियन बी कौन से भाग को निरूपित करेगा, तो इस वाले भाग में कौन से एलिमेंट आएंगे, देखिए जो मैंने ऐसी रेखाओं से बना रखे हैं, ये इस टाइप की जो रेखाओं से एलिमेंट हैं वो कौन से एलिमेंट होंगे, सेट ए के एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब बी के एलिमेंट को मैं दिखा देता हूँ इस प्रकार की लाइनों से, देखिए ये इस भाग में जो भी एलिमेंट आएंगे वो किसके आएंगे, सेट नंबर बी के एलिमेंट आएंगे, देखिए आएंगे, क्लियर। तो ए के एलिमेंट यहाँ हैं, ये इस प्रकार की लाइनों में है, और बी के एलिमेंट ये खड़ी लाइनों में है। तो अब ए यूनियन बी में हम क्या कह रहे हैं कि ए और बी के सभी अवयव, अर्थात इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे या तो ए के अंदर होगा या बी के अंदर होगा या दोनों के अंदर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ए यूनियन बी कौन से भाग को शो करेगा, ए के भाग को भी शो करेगा या बी के भाग को शो करेगा या दोनों के भाग को शो करेगा। तो इसका मतलब ए यूनियन बी हमारा किसको शो करेगा, संपूर्ण छायांकित भाग, संपूर्ण छायांकित भाग। इस पूरे के पूरे जो शेडेड एरिया है इसको हमारे किसने शो कर दिया, ए यूनियन बी को शो कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने कहा क्या था डेफिनेशन में, ए और बी के सभी अवयवों का समुच्चय, अर्थात ए के अवयव भी आ गए, बी के अवयव भी आ गए, और दोनों के जो कॉमन थे वो भी आ गए, क्लियर, ठीक। आइए अब इसी भाग को, ये जो हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल को वेन आरेख में दिखाते हैं एक बार, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना, इस एग्जाम्पल को एक वेन आरेख में दिखा के दिखाते हैं, ठीक है, समझते हैं, ऊपर वाला नोट हो गया ना, ठीक। तो अब नीचे जो हमने एग्जाम्पल दिया हुआ था, इस एग्जाम्पल को यदि मैं वेन आरेख में दर्शाऊंगा तो कैसे दिखाएंगे, इसको सबको नोट करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक, ये सेट मेरा ए हो गया, ये सेट मेरा क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन से एलिमेंट को लिखेंगे, ऐसे सेट ए और बी के अंदर देखेंगे जो दोनों में है। कौन सा एलिमेंट है जो दोनों जगह है, ए और बी दोनों जगह आए हैं, 2 2 4 4। तो 2 2 4 की जगह कहाँ पर होगी, इस भाग पर होगी, 2 और 4, ठीक है। अर्थात वो एलिमेंट ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, ठीक है। अब ए के एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 4 5। तो 1 2 आ चुका है ए के अंदर, देखिए 2 3 4 आ चुका है ए के अंदर, अब बचा क्या, 5, क्लियर। अब बी के अंदर एलिमेंट देखिए 2 4 6। अब इस सेट बी के अंदर अगर एलिमेंट देखेंगे तो 2 और 4 आ चुका है, अब बचा क्या, 6, क्लियर। तो उस कंडीशन में अगर वेन आरेख से अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए के अवयव भी और बी के अवयव भी। तो ए और बी के सभी अवयव कौन कौन से हुए, 1 3 5 4 2 6। तो ए यूनियन बी यहाँ से क्या आया, देखिए ए यूनियन बी इक्वल 1 3 5
2, 4 एंड 6 अर्थात ए और बी के सभी अवयवों का समुच्चय अर्थात संपूर्ण छायांकित भाग अर्थात इस पूरे भाग में जितने भी एलिमेंट आए हुए हैं सारे के सारे एलिमेंट हम किसके अंदर लेंगे, ए यूनियन बी के अंदर लेंगे। तो इस पूरे भाग में कौन कौन से एलिमेंट आए हैं, 1, 3, 5, 4, 2, 6। क्लियर। तो देखिए ए यूनियन बी यही आ गया ना, और ये जो वैल्यू आपकी आई है वही वैल्यू तो यहाँ भी लिखी है, बस थोड़ा एलिमेंट आगे पीछे है क्योंकि सेट के अंदर अवयव आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर। तो ये हमारा वेन आरेख में ए यूनियन बी को कैसे इंडिकेट करते हैं ये आपने आज सीख लिया। ठीक है, अब आते हैं इनकी कुछ बीजगणित देखते हैं। ठीक है, कि समुच्चय सम्मिलन के गुणधर्म, समुच्चय सम्मिलन के गुणधर्म। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी हमारी होती है कि समुच्चय सम्मेलन के पहला गुणधर्म क्या होगा। ठीक, तो पहला प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए। इट मीन्स आप ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी के सभी अवयवों का समुच्चय, और बी यूनियन ए का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी के सभी अवयव, और बी यूनियन ए का मतलब क्या हुआ, बी और ए के सभी अवयवों का समुच्चय। हुआ नहीं हुआ? तो इसका मतलब दोनों से वैल्यू अलग अलग आएगी कि एक ही आएगी, एक ही आएगी। क्यों? क्योंकि अब देखिए जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट वेन आरेख में देख लेते हैं पहले। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक, ये मेरा सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि हम ए को आगे ले रहे हैं, बी को पीछे ले रहे हैं। तो इसका मतलब कौन सा भाग इंडिकेट होगा, संपूर्ण छायांकित भाग इंडिकेट होगा। अब अगर मैं बी यूनियन ए लूंगा तो उसमें क्या इंडिकेशन आएगा, देखेंगे ये यूनिवर्सल सेट है, आगे मैंने बी वाले सेट को ले लिया, पीछे मैंने ए वाले सेट को लिया। तो अब बी यूनियन ए निकालूंगा तो तब भी क्या आएगा, संपूर्ण छायांकित भाग तो आएगा। देखिए इसमें भी संपूर्ण छायांकित भाग आया और इसमें भी क्या आ गया, संपूर्ण छायांकित भाग। आया नहीं आया? तो इसका मतलब ए यूनियन बी बराबर किसके होता है, बी यूनियन ए। इसको आप कौन सा नियम कहते हैं, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि समुच्चय सम्मिलन के जो गुणधर्म है, पहला गुणधर्म है कि यह क्रम विनिमय गुण का क्या करता है, क्रम विनिमय गुण का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, इस क्रम विनिमय गुण को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, UTATIVE, कम्यूटेटिव लॉ कह देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कि सम्मिलन जो है, यूनियन जो है, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी है अगर आपको 3 सेट्स का यूनियन निकालना है तो हम 3 सेट्स का यूनियन कैसे निकालेंगे। अगर हमने कहा कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालें, ठीक है, 3 सेट्स है तो हम 3 समुच्चयों का यूनियन कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी करके निकालेंगे। अर्थात मैंने पहले किसका यूनियन निकाल लिया, बी और सी का निकाला, फिर उसका किससे निकाला, ए से। बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात आप बी या सी का यूनियन पहले निकालें फिर उसका ए के साथ निकालें, या ए और बी का पहले निकालें उसका सी के साथ निकालें, वैल्यू दोनों जगह से क्या आएगी, बराबर आएगी। इसको हम कहते हैं कौन सा गुण है, साहचर्य गुण। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ हो गया। क्लियर। अब एक बार इसको देखते हैं वेन डायग्राम में। ठीक, तो वेन डायग्राम में इसको हम कैसे शो करेंगे, सपोज दैट ये मेरा एक सेट है। ठीक, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट मेरा ए हो गया, ये सेट क्या हो गया, बी हो गया, ये सेट क्या हो गया, सी हो गया। तो पहले मैंने इसमें किसका यूनियन निकाला है, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी का मतलब ये एलिमेंट मेरे किसके हो गए, बी के हो गए। तो बी यूनियन ये सेट सी है, तो बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ, बी और सी के सभी अवयवों का समुच्चय। तो बी और सी के सभी अवयवों का हमने समुच्चय ले लिया। देखिए तो ये जो छायांकित भाग है ये किसको इंडिकेट किया, बी यूनियन सी को इंडिकेट किया। देखिए इतना पार्ट। ठीक, अब बी यूनियन जो सी आ चुका है उसका यूनियन किससे निकालना है, ए से।
तो ए के एलिमेंट मेरे ये आ चुके हैं, ये आ गए ना, तो ये एलिमेंट किसके हैं, ए के हैं। तो इसका मतलब हुआ क्या, ए के एलिमेंट भी आ गए, बी यूनियन सी के एलिमेंट भी आ गए। तो इसका मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी कौन सा भाग इंडिकेट हुआ, संपूर्ण छायांकित भाग हुआ नहीं हुआ। तो ये जो संपूर्ण छायांकित भाग है उसने किसको शो किया, ए यूनियन बी यूनियन सी को शो किया। क्लियर। अब हम आते हैं सेकंड वाला पार्ट, दूसरे तरीके से करते हैं। तो पहले यहाँ पर यूनियन किसका निकला है, ए और बी का निकला है ना, ए यूनियन बी कर रहे हैं। तो फिर से हम वेन डायग्राम बनाते हैं सेकंड इसके आरएचएस पार्ट के लिए। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट आपका ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये सेट क्या हो गया, सी हो गया। ए सेट, बी सेट एंड दैट इज सी सेट। तो यहाँ पर पहला यूनियन किसका है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी के सभी अवयवों का समुच्चय। तो ए और बी के सभी अवयव ले लेंगे। तो ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया। तो ये जो मेरा ऐसी लाइनें दिखा रहा है ये किसको दिखा रहा है, ए यूनियन बी को इंडिकेट कर दिया। ठीक है। अब ए यूनियन बी के अंदर के सारे एलिमेंट आपको पता है इस भाग के अंदर है, छायांकित भाग में। अब इसका यूनियन किससे निकालना है, सी से। अब ए यूनियन बी एक नया सेट आ गया ना, अब इसका यूनियन सी से लेंगे। तो सी के एलिमेंट कौन से भाग में है, इस भाग में है। देखिए ये भाग में एलिमेंट किसके हैं, सी के हैं, सी के है ना। तो इसका मतलब, तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ए यूनियन बी के अवयव और सी के अवयव। तो इसका मतलब कौन सा भाग आया इसमें भी, संपूर्ण छायांकित भाग आया, छायांकित भाग। तो इसने किसको शो किया, ए यूनियन बी यूनियन सी को शो किया। तो इसका मतलब क्या, दोनों जगहों से जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाया और राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम बनाया तो क्या अलग अलग एरिया शो हुआ दोनों में, नहीं। इसमें भी वही छायांकित भाग शो हुआ जो इसके अंदर शो हुआ नहीं हुआ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि समुच्चयों पर जो सम्मिलन है वो साचरी गुण का क्या करता है, पालन करता है। कोई टफ है, बहुत इजी सा टॉपिक है। तो दो प्रॉपर्टी आपको नोट हो गई ना, ठीक। तो अच्छे से नोट करके बनाएंगे, ठीक है। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है ए यूनियन फाई इक्वल ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि फाई का मतलब क्या हुआ, अरे ए कोई भी सेट है, ए के अंदर कुछ भी एलिमेंट आपके होंगे, एक्स वाई जेड होंगे ना। और जो फाई होगा, फाई हमारा कैसा सेट होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। तब आप ए यूनियन फाई अगर निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, ए और फाई के सभी अवयवों का समुच्चय लिखेंगे। तो ए के अंदर के एलिमेंट लिखेंगे तो एक्स वाई जेड आएगा, और फाई के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, एक्स वाई जेड आ गया। तो इसका मतलब ए यूनियन फाई के अंदर जो हमने एलिमेंट डाले वो किसके आगे, सबके सब एक्स वाई जेड, फिर से किसके आगे, ए के आगे। क्यों आए, क्योंकि फाई के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम लिखेंगे क्या अब उसमें, तो सारे के सारे एलिमेंट किसके मौजूद रहेंगे, ए के ही मौजूद रहेंगे ना। तो ए यूनियन फाई बराबर क्या हुआ आपका, ए। ठीक है, इसको हम कहते हैं तत्समक गुण कहते हैं, तत्समक गुण अर्थात आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसका मतलब जो फाई होता है, इसका मतलब हमने यहाँ से क्या रिजल्ट निकाला, इसलिए हम कह सकते हैं कि फाई सम्मिलन संक्रिया का क्या है, तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। जैसे आपने बचपन में पढ़ा था ना, योगात्मक तत्समक क्या होता है, किसी भी वास्तविक संख्या का योगात्मक तत्समक क्या होता है, जीरो। क्योंकि जीरो को किसी भी संख्या में यदि आप जोड़ोगे तो वही संख्या आ जाएगी। किसी भी वास्तविक संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक क्या होता है, एक। क्योंकि किसी भी वास्तविक संख्या को यदि आप एक से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाती है। तो ऐसी जो सम्मिलन संक्रिया होती है अर्थात यूनियन वाली जो हमारी संक्रिया है उसके लिए तत्समक अवयव क्या कहलाएगा, फाई। क्यों, क्योंकि किसी भी सेट का यदि आप फाई के साथ यूनियन लेंगे तो आपको वही सेट दोबारा मिल जाएगा। अगर मैं कहूँ बी यूनियन फाई बराबर, तो क्या बनेगा, बी ही बनेगा। क्लियर, तो इसको आपने नोट करना है। ठीक है, अब आते हैं
फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी है। अगर मैं आपसे कहूँ ए यूनियन ए इक्वल क्या होगा, तो आप क्या जवाब देंगे? ए का ए के साथ ही यूनियन निकालेंगे। सपोज दैट ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। अब ए सेट का ए सेट के साथ ही यूनियन निकाल के देखो क्या आएगा। ए यूनियन ए इक्वल क्या आएगा? क्योंकि जो अवयव ए में है वही तो ए में है, तो इसका मतलब क्या आएगा? 1 2 3। अब दूसरे वाले ए में भी क्या होगा? 1 2 3 होगा। अब कोई 1 2 3 एक बार आ गया तो दोबारा लिख सकते हैं? नहीं, तो सेट क्लोज हो गया। तो ए यूनियन ए की वैल्यू फिर से किसके इक्वल आ जाएगी? आपके ए के ही इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना है, तो कि ए यूनियन ए इक्वल किसके हो जाएगा? ए के हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब अगला अगर आते हैं पांचवी वाली प्रॉपर्टी, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। ये यू जो है ये कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। अब देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, ध्यान देंगे ये यूनिवर्सल सेट है। अब ए के सारे अवयव तो यू के अंदर होंगे ही होंगे, तो अब देखिए ए के हमारे ये अवयव ए के आ गए, ठीक है। और ये एलिमेंट मेरे किसके आ गए? यूनिवर्सल सेट के आ गए ये। तो अब देखिए ए और ए यूनियन यू का मतलब क्या हुआ? ए और यू के सभी अवयवों का समुच्चय। तो ऐसे सेट को आपने ढूंढना है जिसमें ए और यू के सभी अवयव आ जाएं। तो ए और यू के सभी अवयव किस में आ रहे हैं? संपूर्ण छायांकित भाग। अब संपूर्ण छायांकित भाग का मतलब क्या बन गया? दोबारा यू बन गया, बराबर क्या आ जाएगा? यू ही आ जाएगा। क्लियर? तो आपने इस प्रॉपर्टी को क्या करना है? समुच्चयों के सम्मिलन को एक बार अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो सारे बच्चे एक बार इसको अच्छे से सीखेंगे, ठीक है, ठीक। चलिए अब आते हैं अगला टॉपिक, समुच्चयों पर लगने वाली दूसरी आपकी संक्रिया है। इसको हम कहते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। क्या कहते हैं? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। पढ़ने में आ रहा है ना क्या लिखा हुआ है ऊपर से? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? अभी मैं लिखता हूं आपके लिए। इंटरसेक्शन। क्या लिखा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इट मीन्स इंटरसेक्शन। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? INTERSECTION, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। अब इंटरसेक्शन होता क्या है, ठीक, और ध्यान देंगे और इसको समझेंगे एक बार, ठीक है। अगर पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर सपोज दैट मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 5, ठीक। एक सेट बी है, बी के अंदर एलिमेंट है 2 4 6 8, ठीक है। अब मैं लेना चाह रहा हूं ए व बी का सर्वनिष्ठ। तो ए और बी का सर्वनिष्ठ होगा क्या? ए और बी का सर्वनिष्ठ अगर निकालूंगा तो मैं देखूंगा क्या कि सेट ए और बी के अंदर के कॉमन एलिमेंट देखूंगा। ऐसे एलिमेंट ढूंढूंगा जो ए के अंदर भी हैं और बी के अंदर भी हैं। तो ऐसा आपको पहला एलिमेंट क्या मिल गया? 2 मिल गया, क्योंकि 2 जो एलिमेंट है वो सेट ए में भी है और बी में भी है, दोनों जगह है ना। दूसरा एलिमेंट मेरे को मिला 4 ए के अंदर भी है और 4 बी के अंदर भी है। तो दूसरा एलिमेंट क्या हो गया? 4। तो ए और बी का सर्वनिष्ठ क्या हो जाएगा? 2 एंड 4। क्यों? क्योंकि वो एलिमेंट जो 2 है वो ए सेट में भी है, बी में भी है, और जो 4 एलिमेंट है वो ए सेट में भी है और बी सेट में भी है। तो इसलिए मैं कहूँगा ए और बी का सर्वनिष्ठ क्या हो जाएगा? 2 और 4 के द्वारा बनने वाला एक समुच्चय हो जाएगा, होगा ना। तो आइए अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? समुच्चय ए तथा ए और बी का सर्वनिष्ठ। ए और बी का सर्वनिष्ठ वह समुच्चय होता है,
ए और बी का सर्वनिष्ठ वह समुच्चय होता है जिसमें समुच्चय ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव सम्मिलित होते हैं। तो हमारी डेफिनेशन क्या कही कि ए और बी आपके दो सेट होंगे, तो ए और बी सेट का सर्वनिष्ठ क्या होगा, एक समुच्चय बनेगा। देखिए ए और बी का जब हमने सर्वनिष्ठ निकाला था तो हमारा क्या बना, एक सेट बन गया। और कैसा सेट बना, एक ऐसा सेट बना जिसमें ए और बी के उभयनिष्ठ एलिमेंट आ गए। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन एलिमेंट, सेट ए के अंदर भी होगा और बी के अंदर भी होगा। क्लियर? ठीक। अब अगर मैं इसको पहले इंडिकेट कैसे करते हैं, ठीक है। सेट ए और बी का सम्मिलन, सर्वनिष्ठ, ए और बी का सर्वनिष्ठ ए इंटरसेक्शन बी। ये देखिए साइन देखा आपने, ये उल्टा यू, ये उल्टा लटका देना है यू को, ठीक है। ये यू को उल्टा कर दिया, देखिए ये साइन दिखा आपको, ये साइन का इंडिकेशन, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन हुआ अर्थात सर्वनिष्ठ हुआ, ठीक है। तो ए और बी का सर्वनिष्ठ ए इंटरसेक्शन बी से निरूपित होता है। तो इसका मतलब ए और बी के इंटरसेक्शन को हम किसके द्वारा इंडिकेट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी के द्वारा निरूपित करते हैं। क्लियर? तो बड़ा अच्छा सा आपका ये क्वेश्चन है, टॉपिक है, तो इसको अच्छे से नोट करेंगे, ठीक है, और पूरी वीडियो देखनी है। अब अगर मैं सपोज दैट इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन निकालूं तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर मेरा क्या बनेगा, एक सेट बनेगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या बना, एक सेट बना, क्यों सेट बना ना। अब उस सेट के अंदर एलिमेंट आएंगे, क्या एलिमेंट आएगा, एक्स आएगा। अब सच दैट ये एक्स एलिमेंट आया कहाँ से, ये एक्स एलिमेंट की खासियत है वो ए के अंदर और बी के अंदर कॉमन होगा। अर्थात सपोज दैट ए और बी का मैंने सर्वनिष्ठ लिया ना, तो ए और बी का सर्वनिष्ठ 2 है। तो 2 क्यों है, क्योंकि 2 ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। देखिए जो एलिमेंट 2 आया ना, इस सेट के अंदर एलिमेंट 2 आ गया। अब ये 2 एलिमेंट क्या है, वह ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है। तो मैंने एक वर्ड बोला बीच में, क्या बोला, और। तो इसका मतलब ये जो एक्स एलिमेंट आया होगा, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए होगा और एक्स इज द एलिमेंट ऑफ क्या होगा, बी भी होगा, ठीक है। अब ऐसे अगर हम देखें इस ए इंटरसेक्शन बी के अंदर ए और बी के सर्वनिष्ठ के अंदर एलिमेंट 4 आया। अब 4 एलिमेंट क्यों आया, क्योंकि वह सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। तो बीच में मैंने एक वर्ड बोला क्या, और का मतलब हुआ कि दोनों जगह है, अर्थात ए में भी है और बी में भी है। तो ए में भी है और बी में भी है, तो मीनिंग क्या हुआ, दोनों जगह है। अब दोनों जगह है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ एलिमेंट होगा, इट मीन्स कॉमन एलिमेंट हो जाएगा। तो क्लियर? तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी हो गई। क्लियर? अब अगर मैं इसका एक एग्जांपल आपको और देना चाहूँ तो ध्यान देंगे, इसका एग्जांपल आएगा। तो एग्जांपल क्या बनेगा, सेट ए इक्वल, अगर सपोज दैट मेरे पास है 1 2 3 4 5 6, ठीक। बी सेट इक्वल है अगर 3 5 7 एंड 9, है ना। तब ए इंटरसेक्शन बी, अब तो साइन समझ में आ गया होगा, इंटरसेक्शन लगा हुआ है, ये उल्टा यू अगर लगा हुआ है ना, उल्टा यू, ये तो इसका मतलब आपने समझ लेना है, क्या निकाल रहे हैं हम, इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, इट मीन्स कॉमन एलिमेंट, इट मीन्स सर्वनिष्ठ निकाल रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट इस सेट के अंदर आएंगे, जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे, इट मीन्स दोनों जगह होंगे। तो ऐसे एलिमेंट ढूंढने जो ए में भी है और बी में भी है। तो ऐसा एलिमेंट कौन सा मिला, 3 मिला, 3 ए में भी है और बी में भी है, तो फर्स्ट एलिमेंट 3 आ गया। सेकेंड एलिमेंट 5 ए में भी है और बी में भी है। क्लियर? तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आया, 3,5। तो क्लियर हो गया, तो और साइन क्लियर है, ठीक। अब इसका मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी का वेन आरेख, ए इंटरसेक्शन बी का वेन आरेख अगर बनाना चाहूँ
वेन आरेख। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का वेन आरेख कैसे शो होगा? ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट हो गया। क्या हो गया? ये यूनिवर्सल सेट। ठीक, अब ये सेट मेरा ए हो गया और ये सेट मेरा क्या हो गया? बी हो गया। तो आपने एक ऐसा भाग इसके अंदर ढूंढना है जिसमें ए और बी का कॉमन भाग देखना है, ऐसा भाग देखना है जिसमें ए और बी के दोनों अवयव आते हैं। तो ऐसा आपको भाग कहाँ मिलेगा? ये मिला, अर्थात छायांकित भाग, अर्थात ये पार्ट ऐसे है, इसके अंदर एलिमेंट ऐसा होगा जो ए में भी होगा और बी में भी होगा। तो वो भाग आपको केवल यहीं पर तो मिलेगा। तो क्या आएगा यहाँ पर? छायांकित भाग। छायांकित भाग आपका कौन सा भाग शो करेगा? ए इंटरसेक्शन बी को शो करेगा। ठीक है, ठीक। तो अब अगर मैंने जो एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल का अगर ये तो आपने नोट कर लेना है। ठीक है, ठीक, सीक्वेंस वाइज बनाते रहेंगे। अगर मैं जो आपको एग्जांपल दिया हुआ था, ये दिया हुआ था ना, इस एग्जांपल का वेन आरेख बनाना है। तो इस एग्जांपल का वेन आरेख हम कैसे बनाएंगे? ये देखिए, ये है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ए बी। तो हम सबसे पहले ए के और बी के ऐसे एलिमेंट देखते हैं जो बीच में आएंगे। तो कौन कौन से आएंगे? 3 और 5। 3 और 5 अवयव ऐसा है जो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है ना। अब ए के अंदर के बचे हुए एलिमेंट देखो क्या बचेंगे? 1 2 4 6। अब बी के एलिमेंट देखो, 3 और 5 तो हमने लिख दिए बी के अंदर। अब बचा क्या? 7 and 9 बचा। तो अब देखिए ऐसे एलिमेंट देखिए जो ए और बी दोनों जगह हैं। तो वो एलिमेंट आपको कहाँ मिले हैं? ये भाग में मिले। तो इस भाग में कौन से एलिमेंट हैं? 3 और 5 है। 3 और 5 हो गए। तो क्लियर? तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना भी अब मेरे ख्याल से सारे बच्चों को आ चुका है। ठीक है, तो अच्छे से इसको नोट करेंगे एक बार। ठीक, चलिए अगला टॉपिक आते हैं, समुच्चय सर्वनिष्ठ के गुणधर्म। है नहीं, समुच्चय सर्वनिष्ठ के गुणधर्म। ठीक, तो पहला गुणधर्म है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए। आप इसको वेन आरेख से खुद निकाल सकते हैं। अर्थात आप ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें तो ए और बी के इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? ए और बी के उभयनिष्ठ अवयव। और बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो क्या होगा? बी और ए के उभयनिष्ठ अवयव। तो इसका मतलब जो एलिमेंट यहाँ से मिलेंगे वही एलिमेंट तो यहाँ से भी मिलेंगे। तो इसका मतलब समुच्चय का जो सर्वनिष्ठ है वो क्रम विनिमय नियम का क्या करता है? पालन करता है। ठीक, क्लियर? अब अगर मेरे को 3 समुच्चयों का इंटरसेक्शन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? ध्यान देंगे। इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर किसके हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के हो जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ कि ए 3 अवयवों का यदि आपको इंटरसेक्शन निकालना है तो उसमें आप पहले बी और सी का निकालें फिर ए का निकालें, या पहले ए और बी का निकालें फिर सी का निकालें, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। एक बार निकाल के दिखाते हैं वेन आरेख में। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी एंड दैट इज सेट सी। ए सेट, बी सेट, सी सेट। ठीक, दिख रहा है ना सबको? ठीक, तो अब देखिए इसमें हुआ क्या। सबसे पहले हम करेंगे क्या, पहले हमने किसका इंटरसेक्शन निकाल रखा? देखिए आप ऊपर बी इंटरसेक्शन सी निकाला हुआ है। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ऐसा भाग देखना है जो बी और सी में कॉमन है। इसको छोड़ दीजिए, ए वाले को हटा देते हैं। ठीक है, तो बी और सी का कॉमन भाग कौन सा आया हुआ है? ये एक ऐसा भाग है जिसमें बी और सी के कॉमन एलिमेंट आए हैं। आए हैं ना, बी और सी के कॉमन एलिमेंट, यही तो आया। अब हमने करना क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, अर्थात ए के और बी इंटरसेक्शन सी के कॉमन एलिमेंट निकालना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसकी लाइनें ऐसी हो गई तो ए के अवयवों को मैंने ऐसे डाल दिया। देखिए ये निकालने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, ये डाला ये।
तो बताइए ए और बी इंटरसेक्शन सी के कॉमन एलिमेंट कहाँ पर आए होंगे? जहाँ पर डबल लाइनें आई होंगी, क्योंकि कॉमन क्षेत्र देखिए, अगर मैं कहूँ ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है ना, तो ए की लाइनों को मैंने ऐसे इंडिकेट किया, देखिए खड़े, और बी के एलिमेंट की लाइनों को ऐसे इंडिकेट किया। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? ऐसी लाइनें जहाँ पर डबल बार आ रही हैं। तो डबल बार लाइनें कहाँ आ रही हैं? इस भाग में आ रही है ना, तो ये भाग किसको शो करेगा? ए इंटरसेक्शन बी को। तो इसका मतलब यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहाँ पर शो हुआ? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहाँ पर आया? दोहरा छायांकित क्षेत्र, अर्थात ये बीच वाला भाग दिख रहा है कहीं पर, ये कौन सा भाग आया? दोहरा छायांकित भाग आ गया। क्लियर? तो जहां पर डबल शेडेड लाइन है वो हमारा कौन सा भाग होगा? ये जो बीच वाला भाग है जिसमें मेरी अंगुली गई ना, ये जो डबल छायांकित भाग है, ये भाग किसको शो करेगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को शो करेगा। ठीक, अब आते हैं राइट हैंड साइड वाले को देखते हैं एक बार। अब राइट हैंड साइड वाले का यदि हम वेन आरेख बनाएंगे तो क्या बनेगा देखेंगे। ठीक, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, सेट सी हो गया, ए सेट बी सेट एंड सी सेट। तो सबसे पहले हमने किसका इंटरसेक्शन निकालना है? ए और बी का इंटरसेक्शन। तो ए और बी का इंटरसेक्शन कौन सा भाग होगा देखेंगे, ये दिख गया, ये जो शेडेड भाग है, ये शेडेड भाग कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात ए और बी के कॉमन एलिमेंट। अब इसका इंटरसेक्शन किससे निकालना है? सी से। ये इस भाग का और सी भाग का कॉमन देखना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सी के एलिमेंट निकाल दिए इसमें। देखिए ऐसे, ये एलिमेंट किसके हैं? सी के हैं। देखिए ये जो एलिमेंट आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं? सी के आ रहे हैं। देखिए यहाँ भी होंगे सी के एलिमेंट आ रहे हैं। तो अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कौन सा भाग इंडिकेट हुआ? देखिए ये अंदर दिख रहा है, देखिए जिसमें हमने एरो लगाया, देखिए सबसे बीच वाला भाग, ये कहीं दिख रहा है? ये जिसमें एरो लगा रखा हमने, ये बीच वाला भाग, अर्थात जहाँ पर डबल लाइनें आई हैं। डबल लाइनें किस भाग में आई हैं? इस बीच वाले भाग में आई है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या बना? दोहरा छायांकित भाग बन गया। अब दोहरा छायांकित भाग हमारा कौन सा भाग बना? यहाँ भी इसी पार्ट में बनना है, यहाँ भी इसी पार्ट में बनना है ना। अगर सपोज दैट मैं बाकी दोहरे सिंगल लाइनों वाले भाग को हटाऊंगा तो ध्यान देंगे, ये सिंगल लाइनों वाले भाग को मैं सब हटा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान देंगे कौन सा भाग आएगा, सेम आया कि अलग अलग आया, अभी देखेंगे आप। ये मैं सब सिंगल लाइनों वाले भाग को हटा रहा हूँ, ठीक है। ये सिंगल लाइनों को सब हटा दिया, तो डबल लाइनें कहाँ बची हैं? देखिए ये सिंगल लाइनें यहाँ भी हटा दी ना मैंने, देखिए ये सब जगह से मैंने सिंगल लाइनें हटा दी हैं, हटा दी। तो इसका मतलब डबल लाइनें किस भाग में बची? बीच वाले में। इधर से अगर मैं सिंगल लाइनों को हटाऊंगा, ये सिंगल लाइनें सब हट गई, देखिए ये हट गई ना। तो देखिए कहाँ पर बची हैं डबल लाइनें? केवल कौन से भाग में? बीच वाले भाग में। तो जो भाग इसने शो किया है वही भाग तो इसने भी शो किया है, अर्थात बीच वाला छोटा सा भाग। देखिए तो इसका मतलब दोनों भागों से इसका मतलब समान क्षेत्र क्या हो रहा है? निरूपित हो रहा है। तो इसलिए अगर आपको तीन सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना है तो पहले किन्हीं भी दो का निकाल लीजिए, उसका फिर तीसरे के साथ निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लेंगे, ठीक। तो इसका मतलब समुच्चयों का सर्वनिष्ठ साहचर्य नियम का भी क्या करता है? पालन करता है, ठीक। अब आते हैं थर्ड, इसका प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए इक्वल क्या आएगा? अब ये तो बड़ा आसान है, ए का ए के साथ कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? ए ही बनेगा, क्योंकि जो अवयव ए में है वही अवयव तो ए में भी होंगे, ठीक है। अगला आते हैं फोर्थ, ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल फाई, क्यों? सपोज दैट ए सेट है, ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और फाई जो एलिमेंट होगा वो रिक्त होगा। क्या होगा? रिक्त होगा। अब ए इंटरसेक्शन फाई निकालेंगे तो क्या होगा? ए और फाई के कॉमन एलिमेंट। तो ए और फाई के कुछ कॉमन एलिमेंट हैं दोनों में, बताइए। तो ए के अंदर 1 2 3 है, फाई के अंदर कुछ नहीं है। अब दोनों के अंदर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो क्या बनेगी?
कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो क्या बन गया, रिक्त बन गया। रिक्त बना तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, फाई होता है। तो इसको भी नोट करेंगे कि ए इंटरसेक्शन फाई बराबर हमेशा क्या होगा, फाई होगा। फिफ्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन निकालते हैं, ठीक है। ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये मेरा सेट ए है। अब ए और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन निकालिए, अर्थात यू और ए के कॉमन एलिमेंट। तो यू के और ए के कॉमन एलिमेंट कहाँ आएंगे, इसी भाग पे तो आएंगे, क्योंकि ये एलिमेंट ऐसे हैं जो ए के अंदर भी हैं और यू के अंदर भी हैं। तो ये एलिमेंट, ये भाग किसको शो करेगा, ए को ही तो शो करेगा। तो ए इंटरसेक्शन यू बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो टॉपिक थे ये आपके समुच्चय सर्वनिष्ठ के क्या थे, गुणधर्म थे। इनको आप अच्छे से क्या करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है।